हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द अल्टीमेट एजुकेशन। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 2 बताऊंगा। मैंने पार्ट 1 भी बना दिया है और पार्ट 1 में मैंने आपको द चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन के बारे में बताया है। इस चैप्टर में आपको द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में बताऊँगा। इसके पार्ट 1 के पहले इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन भी बन चुका है, जिसमें फ्रेडरिक शोरियो के जो 4 प्रिंट्स थे उनके बारे में डिस्कस मैं कर चुका हूँ। इन सब वीडियो के लिए आपको मेरे चैनल को विजिट करना पड़ेगा, वहाँ से जाइए और इन वीडियोस को देख लीजिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। ये इस पार्ट में वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर के बारे में बताऊंगा। मतलब कि इसमें बताया जाएगा कि कैसे कैसे यूरोप में, पूरे होल यूरोप कॉन्टिनेंट में हमारा ये नेशनलिज्म की जो भावना है वो कैसे कैसे पूरे होल यूरोप में आई, उन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। उसमें बहुत से लोगों ने हेल्प किया, जैसे हमारे हो गए लिबरल्स लोग भी इसमें बहुत हेल्प किए थे। लिबरल के साथ साथ हमारे मिडिल क्लास पीपल आल्सो हेल्प, कंजर्वेटिव्स आल्सो हेल्प। कंजर्वेटिव तो चाहते थे नेशनलिज्म आए ना, लेकिन उनका भी कुछ रोल रहा। अब देखते हैं क्या क्या है, बहुत सारे रोल्स हैं। सो फॉर दैट लेट्स स्टार्ट। इफ यू लुक एट द मैप ऑफ द मिड 18, हमारा चैप्टर शुरू हो चुका है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 2। ओके, तो इसमें है हमारा मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का यही पार्ट 2 है हमारा। इसमें शुरू होता है यहाँ से। इफ यू लुक एट द मैप ऑफ द मिड 18th सेंचुरी यूरोप यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट एज वी नो देम टुडे। अगर आप मिड 18th सेंचुरी के पहले की बात करेंगे, मैप में देखेंगे मिड 18th सेंचुरी के यूरोप को, क्योंकि उस समय तो हमारा कोई भी नेशन स्टेट था नहीं। इसीलिए अगर आप यूरोप के मिड 18th सेंचुरी, मतलब हम कह सकते हैं 1750 के टाइम में हमारा कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। उस समय यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। What we know today as Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdom, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories। ये जो हम लोग जानते हैं जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, आजकल के टाइम में जो हमारा यूरोप में सब कंट्रीज़ हैं, ये सब कंट्रीज़ पहले अलग अलग किंगडम्स में थी। पहले हमारा कोई नेशन स्टेट नहीं था, इसलिए अलग अलग किंगडम्स में थी। लाइक डचीज, कैंटॉन्स, ये जो 3 कंट्रीज़ हैं ये हमारे किंगडम्स में बटे हुए थे। डचीज, कैंटॉन्स जो इन तीनों टेरिटरी जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड पर राज करते थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप अंडर autocratic monarchies within the territory of which lived diverse people। बताया जा रहा है ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में ही हमारे जो ईस्ट के साइड में और सेंट्रल बीच में, यूरोप के बीच में और ईस्ट के साइड में ही हमारे जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, जो राजा महाराजा लोग, उनका वहाँ पे शासन था। विद इन द टेरिटरी ऑफ, वो कहाँ शासन करेंगे, किसी टेरिटरी में ना, किसी राज्य को हड़प के, तो वहीं पर उनका शासन था, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे। डाइवर्स पीपल, मतलब कि अलग अलग टाइप के बहुत सारे डाइवर्सिटी के लोग थे, बहुत सारे कास्ट पीपल के लोग थे। कोई भी वहाँ पे वो नहीं था कि एक ही लोग हैं, जैसे हमारे इंडिया में मोस्टली हिंदू रहते हैं, वहाँ पे वैसा कुछ नहीं था। श्रीलंका हमारे सिन्हालास लोग रहते हैं, वैसे यहाँ पे वहाँ पे कुछ नहीं था, सब लोग थे वहीं पे। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। वो अपने आप को ये नहीं सोचते थे कि हमें नेशनलिज्म की भावना लानी चाहिए। कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर मतलब नेशनलिज्म। आपने नेशनलिज्म का डेफिनेशन पढ़ा है ना, तो यही है नेशन स्टेट। वो कभी नेशन स्टेट के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं। ऑफन दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप। वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोला करते थे। मैंने आपको बताया बहुत सारे वो लैंग्वेजेस बोला करते थे, अलग अलग एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। बहुत सारे जेंडर के थे, कास्ट में बहुत सारे थे, इसलिए एथनिक ग्रुप। द हैब्सबर्ग एम्पायर, ये जो देखिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है कि जो है कौन सा ऐसे एम्पायर था जो हमारा नेशनलिज्म के पहले राज करता था। हमारा हैब्सबर्ग एम्पायर हो गया, ऊपर डचीज एंड कैंटॉन्स। आप किन्हीं में से एक लिख देंगे ना, बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है इसमें से, इंट्रोडक्शन में से एक भी लिख देंगे तभी आपका काम हो जाएगा। द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जाम्पल वॉज अ पैच वर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन एंड पीपल। मतलब हैब्सबर्ग एम्पायर जो था उस समय, जो हमारा ऑस्ट्रिया और हंगरी में राज करता था, ऑस्ट्रिया हंगरी जगह है, पहले एक में था,
जहाँ पे हैब्सबर्ग एम्पायर का राज था, लेकिन अब तो ये डिवाइड हो गया। वहाँ पे वॉज अ पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रीजन, मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग उनकी इतने ग्रुप से अलग अलग लैंग्वेजेस को स्पोक करते थे। हैब्सबर्ग एम्पायर के थे, लेकिन बहुत सारे लैंग्वेजेस को वो बोलते थे। अब इसमें हमारा इस हैब्सबर्ग एम्पायर में ऑस्ट्रिया हंगरी में कौन कौन से आता है? इसमें हमारा अल्पाइन रीजन आता है, जैसे मैंने बताया ना अलग अलग रीजन थे, मेनी डिफरेंट रीजन, तो उसी तरीके से अल्पाइन रीजन हमारा आता है। लाइक अल्पाइन रीजन हमारा कौन कौन सा रीजन आता है? लाइक टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड सडेंटरलैंड एज वेल एज बोहेमिया, वेयर द अरिस्टोक्रेसी वॉज प्रोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। मतलब ये सब जो जगह हैं यहाँ पे हमारा अल्पाइन रीजन में जो ऑस्ट्रिया, टायरोल, सडेनलैंड, बोहेमिया, यहाँ पे हमारा जर्मनी के लोग ही यहाँ पे ये उनका राज चलता था, जो वहाँ पे शासन था जर्मनी के लोगों का था। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ लॉम्बार्डी एंड वेनेटिया। जो लॉम्बार्डिया और वेनेटिया में हमारा इटालियन स्पीकिंग का शासन था, इटालियन लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों का शासन था, इटालियंस का था। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक माग्यार। हंगरी में जो हमारा हंगरी है, ऑस्ट्रिया हंगरी, उसमें हंगरी में आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन माग्यार बोलती थी। ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिए, माग्यार बोलती थी। वाइल अदर हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ, आधे लोग हमारे माग्यार बोलते हैं और आधे जो बच्चे बहुत सारे लैंग्वेजेस का यूज़ करते थे। इन गैलिशिया द अरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। गैलिशिया में जो हमारे राजा महाराजा थे वो पॉलिश भाषा बोलते हैं, जो पोलैंड की लैंग्वेज है पॉलिश, वो बोलते थे। तो हमारा उसी की बात हो रहा है। ऑस्ट्रिया हंगरी सब उनके पार्ट्स है, कैसे कैसे आप एक बार इसका माइंड मैप बना के याद कर लीजिएगा। चाहिए होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ माइंड मैप भी इसका। अगर आपको डिमांड होगी तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका माइंड मैप भी पूरे होल चैप्टर का आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, बिसाइड दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप देयर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर अ मास ऑफ सब्जेक्ट प्लीजेंट पीपल, बोहेमियन and Slovaks to the north, Slovens in the Carinola, Croats to the south, and Romans to the east in ट्रांसिल्वेनिया। ये सब जो आपको इतना लंबा लग रहा है ये कुछ है नहीं खास। इसमें बता रहे कि जो इन तीन डोमिनेंस, जो आपने पढ़ा गैलिशिया के बारे में और अल्पाइन रीजन में और इटालियन के बारे में, हंगरी के बारे में, सब जो आपने पढ़ा तीन रीजन के बारे में। इसके अलावा भी वहाँ पे कुछ लोग रहते थे, जैसे हमारा बाउंड्रीज में जो एम्पायर थे, मतलब कि किसी कंट्री का बाउंड्री हो तो वहाँ पे कुछ एम्पायर थे, जैसे लाइक दैट वो यहाँ जैसे बहुत हार्ड नाम है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप समझ लिए। अगर आपका इंपॉर्टेंट, अगर आपको कहीं भी इंपॉर्टेंट दिखता है, वेट फॉर अ वाइल, हाँ, अगर आपको वो इंपॉर्टेंट दिखता है तो आप बस यहाँ से यहाँ तक पढ़िए, यहाँ से हैब्सबर्ग, ये हमारा पॉइंट है। और इसी पॉइंट को हमारा ये एग्जाम्पल के थ्रू, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ना, ये पॉइंट जो है ना, इसी का एग्जाम्पल है हमारे यहाँ से लेके और बस यहाँ तक, पॉलिश तक। बस आपको इस इंट्रोडक्शन में यही पढ़ना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आता, बस उतना ही आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस आप उसी को पढ़िए, यही है। पर इसमें तो कुछ खास था ही नहीं, बस यही है कि जो है कि कैसे कैसे हमारे अलग अलग लैंग्वेजेस पहले बोले जाते थे। मिड 18वीं सेंचुरी के पहले बहुत सारे लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता था। उस समय नेशन स्टेट नहीं था और उन कंट्रीज़ का नाम भी लिखा है, उन एम्पायर्स का नाम लिखा है। सुपर एम्पायर हमारा एग्जाम्पल दे के भी हमारे एनसीईआरटी ने बताया। यही तो होता है एनसीईआरटी की खासियत की एग्जाम्पल बहुत अच्छा देता है। तो दैट्स इट। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स इसको पढ़ लीजिएगा, इन सब डेट्स का हम यूज़ करेंगे आने वाले टाइम्स में। देखिए यही इंपॉर्टेंट डेट्स है। लोगों को लगता है कि हिस्ट्री बहुत हार्ड होता है, क्योंकि डेट्स का आना, बस यही इतने इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कुछ खास नहीं है इस पूरे होल चैप्टर में। यही पढ़ लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर डेट्स के वाइज अकॉर्डिंग टू द डेट्स इट विल बी कंप्लीटेड। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब आता है कि जो है अब तक हमने पढ़ा कि जो है कैसे कैसे नेशनलिज्म नहीं था आने वाले समय में, मिड 18वीं सेंचुरी के पहले, लेकिन अब धीरे धीरे हमारा नेशनलिज्म आने लगा। अब कैसे कैसे किन किन कारणों से हमारा नेशनलिज्म आया, कैसे कैसे नेशनलिज्म की जो भावना है, फीलिंग्स है, वो लोगों के अंदर कैसे आए, नेशन स्टेट के बारे में कैसे लोगों के अंदर आया। अब ये सब इन्हीं लोग के कारण आया, एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास के कारण, लिबरल पीपल के कारण आए, कंजर्वेटिव्स कारण आए। इन लोगों ने हेल्प किया
नेशनलिज्म को बनाने के लिए। रिवोल्यूशनरीज का भी बहुत बड़ा रोल था नेशनलिज्म को बनाने के लिए। बस यही चैप्टर में पढ़ना है कि कैसे कैसे हमारे पूरे होल यूरोप में नेशनलिज्म आया। इंपॉर्टेंट देखा जाए ये 4 नाम है, याद रख लिए। फर्स्ट द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, इनके कारण पहले हमारा नेशनलिज्म आया। और सेकेंड है लिबरलिज्म, इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। लिबरलिज्म के कारण हमारा नेशनलिज्म आया, कंजर्वेटिज्म के कारण नेशनलिज्म आया, रिवोल्यूशनरीज के कारण नेशनलिज्म आया। मैं सारे के एक्सप्लेनेशन मैं वीडियो में बता रहा हूँ। सो एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, पहले आप जान लीजिए कि ये होते क्या है। एरिस्टोक्रेसी, व्हाट इज एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। बता रहा है सोशली, सामाजिक में देखा जाए, पॉलिटिकली राजनीतिक में देखा जाए, वह पूरे तरीके से हमारा एरिस्टोक्रेसी जो थे वही डोमिनेंट क्लास थे पूरे होल यूरोप में। कंटिनेंट मतलब कि हमारे यूरोप कंटिनेंट की बात हो रही है ना, वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी का ही राज चलता है। एरिस्टोक्रेसी मतलब कौन कौन? राजा महाराज जो फर्स्ट स्टेट में आते हैं, आप पढ़े होंगे फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट क्लास 9th में, वही उनसे बिलोंग करते हैं। मतलब यही हमारा एरिस्टोक्रेसी का ही हमारा डोमिनेंट क्लास था पूरे यूरोप में। द मेंबर ऑफ दिस क्लास वॉज यूनाइटेड बाई अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन। दे ओन्ड स्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। ये बता रहे कि जो इस क्लास के जो मेंबर हैं, एरिस्टोक्रेसी क्लास के जो हमारे मेंबर हैं वो बहुत कम में होते हैं, क्योंकि देखिए अमीरों लोग की संख्या बहुत कम होती है। यही बताया जा रहा है कि ये लोग बहुत कम में हैं और एक बहुत रीजनल डिवीज़न के साथ रहते हैं। मतलब कि अब जैसे होता है ना, अमीर घर के लोग अमीर में ही शादी करते हैं, ऐसे ही एक टाइप से जुड़े हुए हैं ये लोग। बताइए यूनाइटेड हैं। दे ओन्ड स्टेट इन द कंट्री साइड, मतलब कि ये इनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं कंट्री साइड, मतलब गाँव में, कंट्री के साइड में गांव में और टाउन्स में, शहरों में इनके पास बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, ज़मीनें हैं इनके पास। दे ओन देयर लैंड्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो आउट द टाउन हाउसेस। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। ये फ्रेंच लैंग्वेजेस को बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो डिप्लोमेसी में आता है। मतलब कि फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा अमीरी दर्शाता है, मतलब कि अधिकतर फ्रेंच लैंग्वेज अमीर लोग बोलते हैं, इसीलिए ये लोग हमेशा फ्रेंच लैंग्वेजेस का यूज़ करते थे, क्योंकि ये लोग बहुत रिच क्लास से बिलोंग करते थे। सो दैट्स वाई द फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज। मतलब इनकी फैमिलीज जो थी वो मैरिज के कारण ये इनकी सारी फैमिलीज कनेक्टेड रहती थी। मतलब कि एरिस्टोक्रेसी का एक फैमिली है और दूसरी फैमिली से जो उनके बीच में रिलेशन बनेगा, किसके थ्रू बनेगा? मैरिज के थ्रू। वह उन्हीं के थ्रू रिलेशन बन रहा है। सब पॉइंट्स याद रख लीजिए, पॉइंट्स हमारा यहीं से शुरू होता है। जैसे आ सकता है व्हाट इज एरिस्टोक्रेसी, 5 मार्क्स में आता है, ये आपको पता नहीं है क्या? अगर पता नहीं हो तो जान लीजिए 5 मार्क्स में आ जाता है व्हाट इज एरिस्टोक्रेसी। बस इतना ही आता है और इसमें आपको बस यही लिखना है। दे आर डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट, पहला पॉइंट। दूसरा हमारा हो जाएगा द मेंबर ऑफ दिस क्लास वो यूनाइटेड, दूसरा। और तीसरा हमारा हो सकता है दे ओन्ड स्टेट इन द कंट्री साइड। और चौथा हो जाएगा दे स्पोक फ्रेंच फॉर डिप्लोमेसी। ये सब पॉइंट्स सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पांचवा हो सकता है देयर फैमिली वर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिजेस के कारण कनेक्टेड रहती थी। और हमारा छठवा हो सकता है द पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। पता है ये जो हमारे एरिस्टोक्रेसी है बहुत कम मात्रा में, बहुत कम ग्रुप में हर एक जगह पे है। अमीर लोग कहाँ ज़्यादा होते हैं। ये हमारा हो जाएगा 6 पॉइंट। और 7th पॉइंट हमारा हो जाएगा द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वर मेड अप ऑफ, सॉरी बस हमारे यहीं तक कंप्लीट हो गया। ओके 6 पॉइंट आपको लिखना है, आपको 5 मार्क्स आराम से आप अर्न कर लेंगे। ओके तो आपको यही यहाँ तक लिखना है। अब आता है हमारा बारी मिडिल क्लास। यहाँ तक तो हमारा चल रहा था, यहाँ तक पूरा टोटल शुरू से लेके वेट फॉर अ वाइल, यस, शुरू से लेके यहाँ तक हमारा पूरा एरिस्टोक्रेसी था। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बस एरिस्टोक्रेसी की बात हुई है। एरिस्टोक्रेसी मतलब कौन? जो हमारे रिच क्लास पीपल है। और हमारा आता है न्यू मिडिल क्लास लोग कौन कौन है। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। ओके हमारे यहाँ तक हो गया कि कहा गया कि जो है ये बहुत कम में है, जो हमारे एजुकेशन वो बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम है हमारे कंट्री सॉरी यूरोप के कॉन्टिनेंट में। बट हमारे ये जो पीजेंट्री मतलब कि जो किसान है, मिडिल क्लास लोग हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में मेजॉरिटी में है। ये लोग माइनॉरिटी, ये लोग मेजॉरिटी में है, लेकिन तभी भी ये लोग गरीब है। टू द वेस्ट साइड देखा जाए, अगर हम वेस्ट की बात करें, द बल्क ऑफ द लैंड वाज फाउंड बाई टीनेंट्स एंड स्मॉल ओनर। वेस्ट कहाँ आता है? वेस्ट वाली वो जगह होती है, वेस्ट और सेंट्रल दोनों जगह पे हमारे ये एरिस्टोक्रेसी लोग रहते थे। और वहाँ पे
हमारे पीजेंट्री क्या करते हैं, पीजेंट्री में टू द वेस्ट द बल्क ऑफ लैंड, मतलब कि जो लैंड होता था पूरा लैंड, वो अब एरिस्टोक्रेसी लोग तो करेंगे नहीं, उसको प्लगिंग करेंगे नहीं, भाई रिच क्लास पीपल है, तो उसके लिए वो पीजेंट्री को बुलाते थे और उनसे काम करवाते थे। वाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप of the pattern of land holding was characterized by the waste state which is cultivated by serfs। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, वेस्ट में वो लोग रहते थे हमारे न्यू मिडिल क्लास लोग, जो हमारे न्यू मिडिल क्लास कहा जा सकता है, या पीजेंट लोग। अब पीजेंट जब वेस्ट में रहते हैं पीजेंट लोग, तो वही लोग खेत जोतेंगे, खेत की प्लगिंग करे, कोई और थोड़ी ना आएगा करने। बट यहाँ पे तो करते हैं, प्लस ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, ये दो जगह जहाँ पे हमारे एरिस्टोक्रेसी लोग रहते हैं, वो दोनों लोग हमारा बड़े बड़े लैंड को होल्ड करते हैं। मैंने आपको बताया है पहले, लैंड को होल्ड करते हैं और उसको कल्टीवेट कौन करता है, हमारे पीजेंट्री लोग। ओके, इसमें पॉइंट बन सकता है हमारा, जैसे ये द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पीजेंट्री वाज इन न्यू मिडिल क्लास, ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। ओके, एंड देन दूसरा हमारा पॉइंट हो सकता है टू द वेस्ट द बल्क ऑफ लैंड वाज फाउंड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ऑनर, ये हमारा हो गया ना। एंड वाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग कल्टिवेटेड बाई सर्फ। सर्फ मतलब क्या होता है, हमारा सर्वेंट, एज अ टाइप ऑफ सर्वेंट हमारा कह सकते हैं। ओके, सर्वेंट कहिए या कुछ भी कहिए, बात तो वही होगी, सर्वेंट कहिए पीजेंट्री कहिए, उन्हीं से आके काम करवाया जाता था जो लोग होते थे। ओके, सॉरी कंप्यूटर में लिख रहा हूँ, राइटिंग सही नहीं जा रही। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ है नहीं, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, एरिस्टोक्रेसी कौन होता है, मिडिल क्लास कौन होता है, पीजेंट्री। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। In western, wait for a while. In western and the part of central Europe, the growth of industrial population, production and trade mean the growth of towns and emergence of commercial class whose existence was based on the production of for the market। बताया जा रहा हमारा वेस्ट और कुछ सेंट्रल यूरोप के पार्ट में, जैसे मैंने आपको बताया ईस्ट और सेंट्रल यूरोप में कौन कौन का किनका डोमिनेंस था, हमारे एरिस्टोक्रेसी का। बट वेस्टर्न पार्ट में और कुछ सेंट्रल यूरोप के भी पार्ट में हमारे पीजेंट्री लोग लाते थे। अब वो कैसे हमारे न्यू मिडिल क्लास में चेंज होते हैं, इन्हीं सब में मैं आपको बताऊंगा इस पैरा में। ओके, तो हमारे जो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के कुछ पार्ट में हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड बहुत तेज़ी से बढ़ा, बहुत तेज़ी से हमारा इंडस्ट्रियल और ट्रेड बढ़ने के कारण, इसके बढ़ने के कारण हमारे टाउन्स में जो ग्रोथ होने लगा वो बढ़ने लगा, टाउन्स में लोग आने लगे काम के लिए, फॉर द एम्प्लॉयमेंट के लिए। एंड द इमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लास के लोग बढ़ने लगे, कमर्शियल क्लास कहिए या आप मिडिल क्लास कहिए, बात एक ही होगी। ओके, उनकी संख्या बढ़ने लगी, हुज एक्सिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, और जिनके कारण मार्केट में प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा। ओके, होप आपको समझ में आ गया। मतलब कहा जा रहा है कि जो हमारे वेस्ट और सेंट्रल यूरोप के कुछ पार्ट में जो लोग रहते थे उनके कारण प्रोडक्शन जो मार्केट में थी वो बढ़ने लगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। मतलब बताया जा रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारी इंडस्ट्री शुरू हुई, सेकेंडरी एक्टिविटी जो होता है हमारा इंडस्ट्री, ये हमारे इंग्लैंड से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। इसका मतलब क्या होगा, 18th सेंचुरी मतलब क्या है, 1700 के टाइम में। हाफ मतलब क्या, हाफ मतलब क्या हो सकता है, सेकेंड हाफ मतलब क्या आधा 1750, सेकेंड हाफ मतलब 1775 के टाइम में समय में हमारे ये जो है इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले शुरू हुआ। बट इन फ्रांस एंड द पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। देखिए हमारा फ्रांस में और जर्मन के कुछ जर्मन स्टेट के कुछ पार्ट्स में हमारा 19th सेंचुरी लग गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को आते आते हमारा 19th सेंचुरी हो गया। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप came into being, a working class population and middle class made up of industrialist, businessman, professional। मतलब बता रहा है बढ़ते बढ़ते हमारे जो नए नए सोशल ग्रुप्स थे आगे आने लगे, जैसे जो हमारे पीजेंट्री हैं वही धीरे धीरे आगे आने। जब देखिए एरिस्टोक्रेसी के पास जो पैसा खत्म होने लगता है तो वो मिडिल क्लास में आ जाते हैं। ओके, और जो हमारे पीजेंट के पास पैसा बढ़ने लगता है तो वो मिडिल क्लास में आ जाते हैं। यही बात है, यही हमारा सिंपल सा फंडा है। ओके, तो यहाँ पे भी वही हो ही रहा है कि जो है अब धीरे धीरे जब हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लगा तो हमारे जो पीजेंट्री थे उनके पास पैसा आने लगे, जब वो रिच होने लगे तो हमारे आगे मिडिल क्लास में। और वर्किंग क्लास पॉपुलेशन हमारे मिडिल क्लास की पार्ट है। वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, ये लोग बनने लगे।
पीजेंट्री थे, ये लोग हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट में बनने लगे, काम करने लगे, बिजनेसमैन होने लगे, प्रोफेशनल होने लगे। ओके, इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप वर स्मॉलर इन नंबर लेट एंड 19th सेंचुरी। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप जैसे मैंने आपको बताया है, ये सब जो ग्रुप थे बहुत कम मात्रा में थे सेंट्रल में। ओके, सेंट्रल और ईस्टर्न में तो पूरा पीजेंट्री का राज था, लेकिन देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो हमारे मिडिल क्लास में नहीं जा पाए, कुछ लोग जा पाए जिनके पास इतनी पावर थी, जिनके पास कुछ मनी था। पीजेंट्री भी कुछ होते हैं जिनके पास मनी होता है, वही लोग हमारी मिडिल क्लास में जा पाए। कुछ लोग होते हैं जिनके पास थोड़ी इतनी स्किल नहीं होती इंडस्ट्रीज में काम करने का। इसलिए बताया जाए सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये ग्रुप जो हमारे मिडिल क्लास ग्रुप है बहुत ही कम में थे। कब तक कम में थे? लेट 19th से, मतलब 1850 के आगे वाले टाइम में। 1875 के टाइम में हमारे जो थे उस समय वहाँ पे बहुत कम लोग थे, कहा जा सकता है। उसमें उस समय जो भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में बहुत कम लोग थे उस समय। इट वॉज एमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलैरिटी। अब इनमें कौन कौन आने लगे? मिडिल क्लास में भी कुछ थे, जैसे एजुकेटेड भी थे, कुछ मिडिल क्लास में कुछ लोग थे जो पढ़े लिखे थे। अब जो पढ़े लिखे होंगे वही तो रिवोल्ट करना जानेंगे कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। डोमिनेंस किसका? फ्रांस का फ्रांस बोल रहा हूँ। हमारे ये जो डोमिनेंस उस समय वहाँ पे चल रहा था, एरिस्टोक्रेसी का चल रहा था डोमिनेंस, इसलिए उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना आई। इसलिए जो हमारे एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास पीपल थे, अब वो सोचने लगे इन सब के बारे में कि जो है अब हम लोग को एरिस्टोक्रेसी के एबॉलिशन से बचना पड़ेगा। मतलब वो जो जितना गलत काम कर रहा है एरिस्टोक्रेटिक लोग, उनके जो प्रिविलेजेस हैं, उनके जो गलत काम से हमें बचना पड़ेगा और उसके खिलाफ हमें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। सो फॉर दैट ये सब आप कह सकते हैं कि जो है हमारे मिडिल क्लास पीपल के कारण ही हमारा नेशनलिज्म की भावना हमारे यूरोप में है। अब आप कहेंगे सर हमारा एरिस्टोक्रेटिक पीपल का क्या इसमें रोल है? ये रोल है ना, अगर वो होते ही ना तो कैसे हमारे नेशनलिज्म का भावना आता? जब वो ना होते तो हमारा रिवोल्ट ना होता नेशनलिज्म की भावना ना आती। सो दैट्स इट, दे आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट फॉर द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। दैट्स इट। ओके, आई होप आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। बस यही हमारा एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास, वो कैसे हमारा रोल के एग्जाम में आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ एरिस्टोक्रेटिक एंड न्यू मिडिल क्लास फॉर मेकिंग द नेशनलिज्म इन यूरोप? टोटल 5 मार्क्स में आता है। तो आपको इसमें जो मैंने पॉइंट्स बताया उस पॉइंट्स को लिखना है बस। और लास्ट में जो अभी मैंने बोला इसके बारे में बोला कि जो है दे वर एजुकेटेड, सो दैट्स वाई दे वांटेड टू एस्टेब्लिश द नेशनलिज्म। ओके, and they are directly or indirectly dependent on making the nationalism in Europe. So that's it. So let's come to the next slide. So political liberalism में ये देख रहे हैं आप, बता हमारा लिबरलिज्म का क्या रोल था, लिबरल पीपल का क्या रोल था नेशनलिज्म को बनाने के लिए। उसमें देखा जाए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म पीपल, पॉलिटिकल लिबरलिज्म और सेकंड है हमारे इकोनॉमिक लिबरलिज्म। 2 टाइप के लिबरलिज्म होते हैं। अब पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो लिबरलिज्म क्या चाहते थे, और इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लिबरलिज्म क्या चाहते हैं, मतलब कि पॉलिटिक्स के हिसाब से देखेंगे तो उनको इक्वल राइट चाहिए, बहुत सारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं अलग अलग फंडामेंटल राइट्स उनको चाहिए होगा। इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखा जाए जो हमारे लगता है हर एक बॉर्डर पे जो हमारा टैक्स लगता है वो लोग हटाना चाहेंगे, तो यही सब है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? लिबरल नेशनलिज्म होता क्या है अब और ये इनका क्या रोल है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, मैं आपको बता चुका हूँ, पॉलिटिकल लिबरलिज्म एंड इकोनॉमिक लिबरलिज्म। Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. इसमें बताया जा रहा है कि जो है हमारे नेशनल यूनिटी का जो अर्ली 1980 से 19 से जो मतलब 1800 में जो हमारा नेशनल यूनिट्स था, यूरोप बहुत ही पास था कि अब लिबरलिज्म का टाइम आएगा जो हमारे नेशनलिज्म हमारे कंट्री को नेशनलिज्म बनाएगा, यूरोप आएगा, सॉरी लिबरलिज्म लोग आएंगे। The term liberalism derives from the Latin word liber meaning free. जो हमारा लिबरलिज्म का मतलब ही होता है फ्री, फ्री रहना। ओके, लाइबर है लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है फ्री। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर
फ्रीडम ऑफ फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। न्यू मिडिल क्लास के हिसाब से, जो हमारे न्यू मिडिल क्लास बने थे उस समय, उनके लिए जो हमारा लिबरलिज्म है एक टाइप का होता है। हर एक इंडिविजुअल लिबरलिज्म तभी होगा, मतलब कि फ्रीडम तभी मिलेगा जब हमारा हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलेगा। लिबरलिज्म तभी बनेगा जब अगर हर एक इंडिविजुअल के पास फ्रीडम होगा, मतलब कि उसके पास हर चीज़ की आज़ादी होगी, घूमने की, टहलने की, इधर उधर घूमने की कोई भी रोक टोक नहीं होगा, उसके पास फ्रीडम होगा, फ्रीडम ऑफ सस्पेंस, फ्रीडम ऑफ ऑल द टाइप, जितने फ्रीडम होता है सारे फ्रीडम उनको मिल गए। एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और उसको लॉ के सामने इक्वल रखा जाए। ओके, ये नहीं कि कोई अमीर आदमी है तो उसको ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, कोई गरीब है तो उसको नहीं दिया जा रहा है। सो दैट्स व्हाई पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं ना। अब तक तो हमारा ये सब डेफिनेशन चल रहा था, यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन चल रहा था कि लिबरलिज्म होता क्या है। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल लिबरलिज्म। यहाँ से पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। पॉलिटिकली देखा जाए तो पहला अगर हम पॉइंट देखेंगे पॉलिटिकल लिबरलिज्म का क्या होता है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, तो उसका हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। मतलब इसका मतलब ये है कि जो है पॉलिटिकली देखा जाए तो लिबरलिज्म लोग चाहते थे कि वही गवर्नमेंट आए जो लोगों के वोट से बनी हो, किसी डिक्टेटरशिप ना आए, कि लोगों के वोट के द्वारा वो गवर्नमेंट। कंसेंट मतलब क्या होता है, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा वो गवर्नमेंट चुनी गई हो तो ही हमारा वो गवर्नमेंट बनेगा लिबरलिज्म के हिसाब से, पहला पॉइंट। दूसरा हो जाएगा सिंस द फ्रेंच, ऑफ एग्जाम्पल दे रहा है कि क्या हुआ था। सिंस द फ्रेंच रिवोल्यूशन लिबरलिज्म हैज स्टूड फॉर द एंड ऑफ अरिस्टोक्रेसी एंड द clerical privileges, a constitution and a representative government through parliament। फ्रेंच रिवोल्यूशन में जो हमारे लिबरलिज्म थे, जो वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे जो अरिस्टोक्रेसी, मतलब कि ऑटोक्रेसी, जो है ऑटोक्रेसी एरिस्टोक्रेसी में बहुत डिफरेंस है। एरिस्टोक्रेसी होता है जो हमारे अमीर लोग होते हैं, रिच पीपल। ऑटोक्रेसी होता है जो हमारे किंग होते हैं, किंग, नोबल किंग, ओके, नोबल पीपल। और सब आते हैं हमारे ऑटोक्रेसी में। उनकी जो ऑटोक्रेसी होती है, उनके क्या क्या वर्क होते हैं, और वो जो उनको अलग अलग ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलते थे, वो चाहते थे उन सब का एंड हो जाए। अब एक कॉन्स्टिट्यूशन बने और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बने थ्रू पार्लियामेंट, ऐसा गवर्नमेंट बने जिसको लोगों के द्वारा चुना गया हो। 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेच्ड द इनवॉल्युबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब 19th सेंचुरी में देखा जाए, मैंने आपको पहला पॉइंट बताया ना पॉलिटिकल लिबरलिज्म में क्या, कि जो है कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ये आपको पहला पॉइंट लिखना है अगर एग्जाम में आ गया। व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल लिबरलिज्म फॉर मेकिंग द नेशनलिज्म इन यूरोप, पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ओके, दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा एंड ऑफ क्लरिकल प्रिविलेजेस एंड ऑटोक्रेसी। मतलब ये लोग चाहते थे कि जो है द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस का एंड हो। ओके, और हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा ये प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट, मतलब हर इंसान को प्राइवेट प्रॉपर्टी, इनवॉल्युबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, हर इंसान के पास अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को होल्ड करने की शक्ति हो जाए, उसको फ्रीडम होना चाहिए। सो दैट्स वाई हमारा 3 पॉइंट्स हो जाएगा। पहला हमारा है पॉइंट कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, दूसरा हमारा हो जाएगा पॉइंट दूसरा हमारा है एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, और तीसरा हमारा पॉइंट है इनवॉल्युबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। आप ये लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट, हर इंसान के पास अपने प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को होल्ड करने का राइट होना चाहिए। ओके, सो हमारा अगर पॉलिटिकल फ्रीडम, अब हम कुछ इसके बारे में जानेंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है अभी नेक्स्ट स्लाइड में। इक्वालिटी बिफोर लॉ, जैसा कि देखा जाए इक्वालिटी बिफोर लॉ मैं आपको बता ही चुका हूँ पिछले वाले स्लाइड में। देखिए जरा, इक्वालिटी बिफोर लॉ बताया गया ना, यहाँ पे कहीं पॉइंट है, ये रहा। फॉर द न्यू मिडिल क्लास पीपल लिबरल स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। ओके, अब मैं इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या क्या लिमिटेशन है इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा। येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफरेज। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ के सामने सभी को इक्वल समझा जाएगा, ये हमारे वुमेन के लिए इक्वल नहीं था। यूनिवर्सल सफरेज मतलब क्या, जो राइट टू वोट होता है वो उसके सामने इसको नहीं किया, मतलब वुमेन को राइट टू वोट नहीं मिलता था। सफरेज, यूनिवर्सल सफरेज मतलब क्या, यूनिवर्सल मतलब क्या, तो सभी को, सफरेज मतलब राइट टू वोट, सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था, वुमेन को नहीं था। ओके, सिर्फ एक्टिव सिटीजन को था जो 21 साल के ऊपर के हैं और जिनके पास
जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है उनको मिलता था। सो कह सकते हैं ये इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं है, लिमिटेशन हो गया इसका। ये हो गया कि जो है पहला पॉइंट हमारा लिमिटेशन ये हो सकता है कि जो है इट डिड नॉट स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफरेज। ओके, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। यू विल रिकॉल दैट इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस विच रिमार्क द फर्स्ट political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to private property owning man। आपको याद होगा फ्रांस में जो चल रहा था, क्लास 9 के चैप्टर में याद होगा, जो एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन थे, याद होगा कि जो है उनको इसे वोट देने का अधिकार था जिनके पास प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, उन्हीं को सब अधिकार था। ये हमारा लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन हमारा यही है। ये पहला पॉइंट मिल गया ना, ये उसके बारे में बता रहे, एग्जाम्पल बता रहे कि क्या क्या हुआ था। ओके, एंड द मेन विदाउट प्रॉपर्टी, ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। ओके, याद रख लीजिएगा। पहला पॉइंट हमारा इट डिड नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफरेज। दूसरा है मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट। मतलब कि जो आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी और सभी वुमेन को कह सकते हैं राइट टू वोट नहीं था, जितने भी हमारे राइट्स होते हैं पॉलिटिकल राइट्स, उन सबको उनको एक्सक्लूड किया, मतलब कि उन सबको सब नहीं दिया जाएगा। ओके, ओनली फॉर अ ब्रीफ, हमारा सेकंड पॉइंट है, ओनली फॉर अ ब्राइफ पीरियड अंडर जैकोबिन डिड ऑल एडल्ट मेल्स इंजॉय सफरेज। मतलब देखा जाए जैकोबिन्स का जब आया था, हमारे जैकोबिन्स क्लब का मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का जब शासन आया था, तो उस समय से सभी आदमियों को वोट देने का अधिकार था। इंजॉय सफरेज को वो इंजॉय कर रहे थे, चाहे उनकी प्रॉपर्टी हो चाहे ना हो। However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of minors subjected to authority of father and husband। और नेपोलियन के आने के कारण और भी कुछ नया कुछ हमें अच्छाई मिलने लगी, जैसे वुमेन को तो हटा ही दिया, वुमेन को तो वोट देने का अधिकार ही नहीं था। हाँ, कहा जा सकता है कि जब फादर और एक घर के फादर और हस्बैंड को वोट देने का अधिकार था। Throughout the 19th and early 20th century, women and non-property men organized opposition movement demanding equal political right। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे जो 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी की बात में वुमेन और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उन आदमियों ने अलग अलग इक्वल पॉलिटिकल राइट की डिमांड में वो चाहते थे कि उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट मिले। उनके लिए वो अलग अलग मूवमेंट्स करने लगे, ऑपोजिशन मूवमेंट करने लगे। जैसे हमारा जैकोबिन क्लब बनाया गया था, जैकोबिन क्लब इसीलिए बनाया गया था कि उनको वुमेन्स को राइट टू वोट मिल सके, इसलिए अलग अलग ऑर्गेनाइज मूवमेंट शुरू कर दिया इन लोगों ने। कौन कौन लोगों ने? वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीज मैन। ओके, आई होप आपको लिमिटेशन समझ में आ गया होगा। लिमिटेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही हमारा पहला पॉइंट याद रखिए। इट डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफरेज। दूसरा पॉइंट है मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट। ये दो पॉइंट। और अगर आपका ज़्यादा मार्क्स में तो आ सकता है इलेबोरेट द लिमिटेशन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो आपको इसके साथ साथ एग्जाम्पल्स को भी लिखना पड़ेगा। जो मैंने अभी एग्जाम्पल डिस्कस किया उसको भी आपको लिखना। नेपोलियन कोड में क्या हो रहा था, जैकोबिन्स के टाइम में क्या हुआ था, क्या सभी को वोट देने का अधिकार था, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। इकोनॉमिक लिबरलिज्म, अगर हम इकोनॉमी के हिसाब से देखें लिबरलिज्म तो क्या हो सकता है, सॉरी बाय मिस्टेक, ये भी हमारे इकोनॉमिक का है। इकोनॉमिक लिबरलिज्म सिर्फ इतना ही नहीं, आप सोचा अगर इतना है ना तो जो नेक्स्ट पेज है वो भी हमारे इकोनॉमिक से ही रिलेटेड है। ये हमारा बता रहे इकोनॉमिक लिबरलिज्म चाहते क्या थे, बस इतने में हमारा पॉइंट है। जो हमारा नेक्स्ट पेज है ना, मैं आपको दिखाई देता हूँ ये पॉइंट। इसमें सिर्फ एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया जाए। ओके, एग्जाम में अगर आता है 3 मार्क्स में तो आपको बस यही लिखना है। ओके, इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबॉलिशन ऑफ द स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात की जाए तो उसमें हमारा क्या देखा जाएगा, इकोनॉमिक की बात की जाए तो उसमें देखा जाएगा कि मार्केट का फ्रीडम हो, मतलब कि किसी को रोक टोक ना हो मार्केटिंग करने से, बार्गेनिंग ना हो, एंड द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ, और जो हमारा गुड्स और कैपिटल को जो एक जगह दूसरे जगह पे सामान को भेजा जाता है, जो उसमें टैक्सेस लगते हैं उसको हटाने के लिए। हमारे ये दो पॉइंट्स है इकोनॉमिक लिबरलिज्म में। क्या लिबरलिज्म स्टूड फॉर, हमारा पहला पॉइंट होता है फ्रीडम ऑफ मार्केट। ओके, क्या फ्रीडम ऑफ मार्केट। दूसरा पॉइंट हो जाएगा एबॉलिशन ऑफ टैक्सेस, जो हमारा टैक्स लगता था, एबॉलिशन ऑफ टैक्सेस ऑन
गुड्स एंड कैपिटल पे जो हमारा टैक्स लगता था उसको हटा देना है, खत्म कर देना, पहला पॉइंट। और दूसरा फ्रीडम ऑफ मार्केट, ये 2 पॉइंट है, लिख दीजिए बस, आपको आराम से 3 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, या 2 मार्क्स में आता है, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में आ सकता है। हाँ 5 मार्क्स में भी आता है, लेकिन इकोनॉमिक को लेके और पॉलिटिकल, सॉरी ये नहीं, और ये वाले पेज, इन दोनों पेज को लेके हमारा 5 मार्क्स में आता है। ओके, हाँ, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। मतलब कि 19th सेंचुरी में देखा जाए जो मिडिल क्लास पीपल थे, अब वो लोग यही मेन चाहते थे, इकोनॉमिक लिबरलिज्म। मिडिल क्लास पीपल कौन, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कौन होते हैं, इकोनॉमी उनको अच्छा चाहिए, हमारे इनके गुड्स और कैपिटल्स भी अच्छे से जाने चाहिए। सो मिडिल क्लास पीपल के लिए ये हमारा बहुत ही भयंकर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड बन गया था। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ द, यहाँ से हमारा एग्जाम्पल आ गया। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन द फर्स्ट हाफ सेंचुरी 19th सेंचुरी। बता रहे कि जो है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जर्मन स्पीकिंग रीजन में देखा जाए, एक रीजन जर्मन जहाँ पे जर्मन लोग रहते हैं, कब का टाइम है, फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। 19 मतलब 1825 की बात हो रही है। 1825 में क्या हुआ था, नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैड क्रिएटेड आउट ऑफ, नेपोलियन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था तो उसने बनाया था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया नेपोलियनिक कोड के बारे में, आप जरा जाके उसको चेक कर लीजिएगा, आपको समझ आए। नेपोलियनिक का जो मेजर था, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर कोड था, वो ये बताता है कैरिड आउट काउंटलेस, उसने क्या क्या लाया, काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज और कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, उसने 39 स्टेट्स को बनाया था जर्मनी में। उसके कारण हमारे 39 स्टेट बन पाए थे जर्मनी में। उसके कोड में यही लिखा था कि जो जर्मनी के पास हमारे छोटे छोटे 39 स्टेट्स होने चाहिए। इसको कुछ लिमिटेशन भी आगे देखते हैं। ईच ऑफ दिस पोजेट्स इट्स ओन करेंसी एंड वेट्स एंड मेजर, ये हमारा सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि जो है 39 स्टेट्स है, 39 करेंसी है, 39 वेट्स, 39 मेजर, सब के हमारे अलग अलग 39 है। सोचिए हमारा सबसे बड़ा लिमिटेशन हो गया। अ मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैब्सबर्ग टू नरेमबर्ग, ये एग्जाम्पल दे रहा है। अगर कोई हमारा मर्चेंट है, कोई व्यापारी अगर हमारा ट्रैवल कर रहा था 1833 में हम्बर्ग से नरेमबर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स एंड पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ 5% ईच वन ऑफ देम। मतलब बताया जा रहा है वो ट्रैवल कर रहा था हम्बर्ग और नरेमबर्ग से, जब वो ट्रैवल कर रहा था तो उसे 11 कस्टम बैरियर्स को पार करना पड़ा। जब 39 स्टेट्स हैं, हर एक जगह जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तो उसके बॉर्डर पे उसको रोक दिया जा रहा है, 5% का उससे कस्टम ड्यूटी लिया जा रहा है, टैक्स लिया जा रहा था, जो वो गुड्स ले जा रहा है 5% प्रत्येक बॉर्डर पे लिए जा रहा है। सोचिए मर्चेंट्स का कितना इसमें नुकसान हो रहा होगा। ड्यूटीज वर ऑफन लीव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। ड्यूटीज जो हमारे लिए जा टैक्सेस वेट और मेजर के हिसाब से लिए जा रहा था। अगर इसका कोई सामान है उसका 2 किलो है तो उसका ज़्यादा होगा, 5 किलो है तो उससे भी ज़्यादा उसका टैक्स लगेगा। सो दैट्स वाई, दैट्स इट। एज ईच रीजन हैज इट्स ओन वेट ऑफ, बताई दिया चुका हूँ। जैसे देखा हर एक रीजन के पास अलग अलग वेट्स और मेजर्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। हर एक स्टेट में अलग अलग, जैसे यहाँ पे केजी यूज किया जा रहा है, वहाँ पे ग्राम यूज किया जा रहा है, वहाँ पे मीटर यूज किया जा रहा है, वहाँ पे किलोमीटर यूज किया जा रहा है, बहुत सारी, वहाँ पे सेंटीमीटर यूज किया जा रहा है। हर जगह अलग अलग करेंसी है और उसके कारण क्या होता है, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कैलकुलेशन करने में। जैसे अगर यहाँ पे हमारा चलता है $1 चलता है ना, अब दूसरे जगह पे हमारा रुपीज़ चलता है। अब हमको जाना होगा डॉलर से रुपीज़ में। ओके, जो डॉलर से रुपीज़ में जाएगा उसको तो फ़ायदा होगा, $1 में 75 रुपये, तो उसको फ़ायदा होगा ना, उसको 75 रुपीज़ मिलेगा उस कंटेस्ट में। और लेकिन जो वहाँ से वहाँ आएगा डॉलर में तो उसका नुकसान होगा। सो इसी कारण बहुत सारा कैलकुलेशन हो जाता है। द मेजर ऑफ द क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वॉज द LA, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि यूरोप में LA, वहाँ पर लेंथ नापने की एक यूनिट है LA। एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द क्लॉथ, ओके, फॉर लेंथ इली, ओके, एंड इली ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इन यहाँ पे मिलेगा आपको। बताया जा रहा है कि अगर आप फ्रैंकफर्ट में जाएंगे, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में जाएंगे तो आपको 1 LA में आपको 54.7 सेंटीमीटर कपड़ा मिलेगा। मेंज में 55। सोचिए यहाँ से फ्रैंकफर्ट से कोई मेंज में आएगा तो उसको फ़ायदा होगा, और नरेमबर्ग में आएगा तो उसको और फ़ायदा होगा क्योंकि 65, और अगर हमारा फ्रीबर्ग में चला जाएगा तो उसका घाटा हो जाएगा। ओके,
53.5 centimeter. Okay, such conditions were viewed as obstacle to economic exchange and growth by the new commercial class. और इन सब के कारण जो हमारे न्यू कमर्शियल क्लास, मिडिल क्लास लोग थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया सामान को, गुड्स एंड कैपिटल को ट्रांसफ़र करने में, इधर से उधर ले जाने में. Who argue for the creation of unified economy territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital. जिन्होंने आर्ग्यू किया, डिमांड किया, इस चीज़ का डिमांड किया कि क्रिएशन ऑफ, ये आता है हमारा क्वेश्चन, हु आर्ग्यू मतलब कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द न्यू कमर्शियल क्लासेस. ओके, इन इकोनॉमिक स्फीयर में देखा जाए तो क्या था उनका डिमांड, ये था कि क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमी टेरिटरी, मतलब कि बनाना है क्रिएशन यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाए, जिसमें क्या क्या होगा, अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ, जिसमें गवर्नमेंट अलाउ कर दे कि जो है आराम से, गवर्नमेंट ये अलाउ कर दे कि हमारे जो गुड्स कैपिटल है आराम से इधर से उधर मूव हो सकता है विदाउट एनी टाइप ऑफ टैक्सेस. सो इन 1834 ऐसा हुआ भी था. इन 1834 अ कस्टम यूनियन और जलवरीन वर फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूसिया एंड ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट. देखिए अब होने लगा, जो मैंने कहा ना इनका डिमांड था, डिमांड पूरा भी होने लगा. 1834 में एक बनाया गया कस्टम यूनियन बनाया गया, ये जॉल्वरिन का दीजिए बनाया गया था, प्रूसिया के इनिशिएटिव में बनाया गया था, प्रूसिया की जगह में बनाया गया था ऑफिस में, और जिसमें बहुत सारे जर्मन स्टेट ने ज्वाइन किए. जर्मन स्टेट कौन कितने थे, टोटल 39 थे, और 39 में से बहुत सारे जर्मन स्टेट ने ज्वाइन किया इस जॉल्वरिन में, कस्टम यूनियन में. और क्या क्या किया, ओके, कस्टम यूनियन में ज्वाइन किया और जॉल्वरिन को फॉर्म किया. ओके, तो मैं आप समझ रहे होंगे कि देखो ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा कि क्या क्या उनकी डिमांड में क्या क्या होने लगे. जब उन्होंने डिमांड किया तो अब कौन कौन सी डिमांड पूरी होने लगी. सो फर्स्ट अगर डिमांड देखा जाए तो हमारा पहला हो जाएगा कि जो जॉल्वरिन वर फॉर्म्ड, कस्टम यूनियन और जॉल्वरिन वर फॉर्म. सेकेंड हो जाएगा द यूनियन अबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी ओवर 30/2. बताया जा रहा है यूनियन, जो हमारा कस्टम यूनियन जॉल्वरिन था, नाम है उस कस्टम यूनियन का, उसने क्या किया, पहले उसने टैरिफ बैरियर को हटा दिया. अबॉलिश का मतलब खत्म कर देना, टैरिफ बैरियर मतलब कि जो हर बॉर्डर पे जो हमारा टैक्स लगता था उसको हटा दिया, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to 2. मतलब कि जो हमारा करेंसी चलता था, 39 स्टेट है, 39 करेंसी चलता था, ये देखिए ऊपर 39 करेंसी चलता था. सो उस 39 करेंसी को हटा के हमारा 2 करेंसी कर दिया गया. सोचिए कितना कम हो रहा. द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, harnessing economic interest to national unification. A wave of economic nationalism strength the wider nationalism sentiment growing at a time. बताया जा रहा है कि जो है अब इसके कारण जब इतना सब कुछ होने लगा, धीरे धीरे हमारा रेलवेज का नेटवर्क भी बनने लगा. रेलवेज का जो नेटवर्क होता है सबसे सस्ता होता है, सबसे चीपेस्ट नेटवर्क होता है रेलवे का. किसी भी सामान को अगर इधर से ट्रांसफ़र करना गुड्स एंड कैपिटल को, तो वो सबसे सस्ता होता है रेलवे के थ्रू. तो ये सब भी हमारा आने लगा. इसके कारण हमारा जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म था वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत तेज़ी से हमारा इकोनॉमी में नेशनलिज्म फैलने लगा ना. यही तो कहने का मतलब हुआ कि इसके कारण जब उनको जब ये अबॉलिश कर दिया गया, टैरिफ बैरियर अबॉलिश कर दिया गया, हमारा 30 से 2 कर दिया गया करेंसी, इन सब के आने के कारण लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना आने लगी. तो इसके कारण हमारा नेशनलिज्म की भावना जब हमारे जो हमारे नेशनलिज्म की फीलिंग जब हमारे बढ़ने लगी, तो उसके कारण लोगों के अंदर हमारे नेशनलिज्म की भावना आने लगी. इससे बहुत सारे लोगों में नेशनलिज्म की भावना आने लगी, वो सोचने लगे कि नेशनलिस्ट आए, नेशन स्टेट्स बने. सो दैट्स इट. आपको समझ में आ गया कि जो ये कैसे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेशनलिज्म को बनाने के लिए. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दैट. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1850. 1815 के बाद जो हमारे नए कंजर्वेटिव आए, अब उनका क्या रोल रहा नेशनलिज्म को बनाने के लिए यूरोप में. देखिए, फॉलोइंग द डिफीट इन ऑफ नेपोलियन इन 1815 यूरोप गवर्नमेंट वर ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म. जब हमारा नेपोलियन हार गया था 1815 में, बैटल ऑफ वाटरलू में जब हमारा नेपोलियन हार गया था, तो उसके बाद जो यूरोपियन गवर्नमेंट किसके हाथ में आ गया, कंजर्वेटिज्म. अब कंजर्वेटिव जो लोग थे अब वो यूरोप को संभालने लगे, पूरे यूरोप को संभालने लगे. Conservative believe that established traditional institution of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, properties and the family should be preserved.
कंजर्वेटिव क्या क्या चाहते थे? कंजर्वेटिव तो कौन कौन लोग थे? जो अमीर लोग आते, अरिस्टोक्रेसी लोग, वो लोग थे। अब वो लोग क्या क्या चाहते थे? अब ये देखिए, वो लोग किसको चाहेंगे? वो तो मिडिल क्लास के जो उनके इंस्पिरेशनल थॉट्स हैं उनको तो चाहेंगे नहीं। वो चाहेंगे कि जो जो हमारे एरिस्टोक्रेसी हैं उनके साथ क्या क्या हो रहा है वो सब चाहेंगे। वो चाहते थे कि जो है जो हमारा ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन था, जो पहले का हमारा राजा महाराजाओं का जो इंस्टीट्यूशन था, वो सब हर एक स्टेट में, और जैसे उस समय की सोसाइटी थी, राजा महाराजा, द मोनार्की, द चर्च जो थे उस समय, जितने प्रॉपर्टी थे सब कुछ वो बचाना चाहते हैं। मतलब वो लोग चाहते थे कि वो डिवाइड ना हो जाए, हर इंसान को ना मिल जाए। वो चाहते थे कि जो है वो एक ही लोग के हाथ में रहे। लेकिन उसके अलावा भी, बट इन स्पाइट ऑफ दैट, most conservatives however did not propose a return to the society of pre-revolutionary day। कुछ कंजर्वेटिव्स ये चाहते थे कि जो है जो हमारा प्री रिवोल्यूशनरी डे, मतलब जो रिवोल्यूशन के पहले वाला जो टाइम था वो फिर से वापस ना आए। रिवोल्यूशन के पहले कौन सा टाइम चला था? मोनार्की का टाइम। कुछ चाहते थे कंजर्वेटिव की मोनार्की अब ना आए, मोनार्की क्यों ना आए। अब क्यों ना आए इसका भी रीज़न था। ये रीज़न था कि जो है रैदर दे रियलाइज्ड फ्रॉम द चेंज इनिशिएटेड बाय नेपोलियन। मतलब ये लोग चाहते थे जो मोनार्की क्यों ना आए, अब इसलिए नहीं चाहते थे कि मोनार्की ना आए कुछ कंजर्वेटिव, क्योंकि जो हमारा नेपोलियन था उसने कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस लाए थे कि हमारा मॉडर्नाइजेशन आने लगा, और अलग अलग उसके कारण जो हमारे मोनार्की हैं उनको बहुत सारे उनके जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन थे, राजा महाराजा का जो राज दरबार था वो सब और अच्छा होने लगा था नेपोलियन के कारण। और वो लोग इसलिए चाहते थे कि नेपोलियन ना हटे, लेकिन कुछ और लिमिटेशन थे कि वो उन लोग को हटाना पड़े नेपोलियन को। वो लोग तो नहीं चाहते थे, कुछ कंजर्वेटिव नहीं चाहते थे कि नेपोलियन को ना हटाए, लेकिन कुछ उसके साइड इफेक्ट भी थे नेपोलियनिक कोड के, कि वो उनको मजबूर होकर उनको नेपोलियन को हटाना पड़ा। उसके हमारा ये कोड हो सकता है कि जो है इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। हाँ, ये हमारे इफेक्टिव स्ट्रॉन्ग बना रहा था नेपोलियनिक कोड। बट अ मॉडर्न army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudal and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe। लेकिन हमारा जो मॉडर्न आर्मी था, एफिशिएंट, जो हमारा समय का मॉडर्न आर्मी जो नेपोलियनिक कोड में था, लोगों को भर्ती किया जाए जानबूझ के आर्मी में। डायनेमिक इकॉनमी, जो हमारी इकॉनमी में चेंजेस ला रहा था नेपोलियन, जो हमारा फ्यूडलिज्म को जो ख़त्म करने का था, चाहते थे कि वो फ्यूडलिज्म ख़त्म हो जाए और सर्फडम ख़त्म हो जाए। अब वही चीज़ कंजर्वेटिव्स को अच्छा नहीं लगा और इसीलिए वो नेपोलियन को हटाना चाहते थे। तो दैट्स इट। आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो मतलब इसका समझ में आई गया, मतलब इसमें क्या है, पहले कंजर्वेटिव के बारे में बताया गया कि कंजर्वेटिव कौन थे, कैसे थे, एंड देन उसके बाद बताया गया कि जो है ये हमारे ऑटोक्रेटिक मोनार्की हैं। अब उनके वो लोग क्यों चाहते थे कि ऑटोक्रेटिक मोनार्की रहे, और वो लोग नेपोलियन को भी पसंद करते थे, लेकिन किस कारण से वो पसंद नहीं करते थे, यही इस पैरा में था। अब आता है कि जो है जो हमारा ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था इसके बारे में। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर, 1815 में जो हमारा युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ वाटरलू, और उसमें जो है यूरोपियन पावर थी, ब्रिटिश, रशिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया, इन सब ने मिल के नेपोलियन को अकेले हराना तो उस समय मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसने इतने ज़्यादा कंट्रीज़ को डिफीट कर दिया था, उसने ज़्यादा कंट्री को कॉन्कर कर लिया था, इसलिए उसको हराना मुश्किल था। इसीलिए 1815 में सारी यूरोपियन पावर, ब्रिटिश, रशिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया, ये सब मिल के नेपोलियन को हरा दिए। और वियना में मिले, वियना एक जगह है, टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप के लिए कुछ सेटलमेंट ड्रॉ करना था। जैसे जो चेंजेस नेपोलियन ने लाया था तो उसको फिर से उसको अंडो करना था, फिर से उसको चेंजेस को हटा के अंडो करना था। उसके लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी हमारा वियना में, ट्रीटी, इसलिए उसको ट्रीटी ऑफ वियना कहा जाता है। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलरशिप ड्यूक मेटरनिच, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ऑस्ट्रियन, हु इज द ऑस्ट्रियन चांसलर, एग्जाम में बहुत आए, ऑस्ट्रियन चांसलर कौन है, हमारे ड्यूक मेटरनिच। और इन्होंने कुछ स्टेटमेंट भी कहा था, आगे आप देखेंगे, और वो उस स्टेटमेंट का मतलब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये समझ में आ गया होगा कि जो ये कांग्रेस मीटिंग बुलाई गई थी हमारा वियना में ट्रीटी ऑफ वियना साइन करने के लिए, और उसके चांसलर थे ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। द डेलीगेट्स मतलब क्या होता है, डिसीजन, इट्स अ टाइप ऑफ डिसीजन, जो डिसीजन वहाँ पे लिया गया, क्या लिया गया देखते हैं। द डेलीगेट्स ड्री ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1850 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अंडोइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम
अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर। मतलब बताया जा रहा है कि जो है ये हमारे ये डिसीजन उस वहाँ पे ट्रीटी ऑफ वियना में ये डिसीजन लिया गया कि जो हमारा ट्रीटी ऑफ वियना है 1815 में, उसमें ये डिसीजन लिया गया कि जितने भी नेपोलियन ने चेंजेस लाए हैं, मोस्ट ऑफ द चेंजेस जो नेपोलियन ने लाए यूरोप में, उसको अंडो कर देना। ऑब्जेक्ट अंडोइंग मतलब कि फिर से वापस उस चेंज को हटा के फिर से वापस जो हमारा पहले चल रहा था वो ला देना। अब उसमें क्या क्या उसने चेंजेस किए थे और उसमें क्या क्या वापस ला गया। चेंजेस किए थे द बर्बन डायनेस्टी विच हैज़ बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू द पावर एंड फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरी इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। बताया जा रहा है कि जो बर्बन डायनेस्टी था, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो बर्बन डायनेस्टी था उसको जो हटा दिया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, उसको फिर से पावर में दे दिया गया। मतलब फिर से उसको उसकी राजगद्दी दे दी गई, फिर से उसको वो पावर में आ गया। एंड फ्रांस जो कंट्रीज़ को नेपोलियन ने जीता हुआ था, जो टेरिटरीज़ को जीता हुआ था नेपोलियन ने, सब जितने भी टेरिटरी थे सब टेरिटरी को छीन लिया गया, फिर से वापस ले लिया गया उनके द्वारा। कौन कौन? जो हमारे प्रैब हैं। प्रैब मतलब क्या? प्रूसिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इन सब के द्वारा बांट दिया गया, इन सब में बांट दिया गया था। जो हमारा टेरिटरी जीता गया था नेपोलियन के द्वारा वो सब बांट दिया गया। फ्रांस ने सारे टेरिटरीज को लॉस्ट कर मतलब खो दिया। अ सीरीज ऑफ स्टेट वर सेटअप ऑन द बाउंड्री ऑफ द फ्रांस। अब देखिए यहाँ फ्रांस की क्यों बात हो रही है, क्योंकि नेपोलियन फ्रांस से बिलोंग करता, तो फ्रांस में चाहता था कि ज़्यादा डेवलपमेंट लाए, इसीलिए फ्रांस में अगर रोक देंगे तो हो सकता है पूरा जो जीता हुआ है वो सब ऑटोमेटिक रुक जाएगा। होता है ना, राजा होता है सिपाही होता है, राजा हार जाता है तो ऑटोमेटिक सिपाही भी नीचे हो जाते हैं। तो दैट्स इट। तो बताया जा रहा है अ सीरीज ऑफ स्टेट वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द फ्रांस टू प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। बताया जा रहा है कि जो है अलग अलग स्टेट्स को बना दिया गया उसके बाउंड्रीज पे। फ्रांस जो था ना, फ्रांस के जो बाउंड्रीज थे वहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स को छोटे छोटे रीजन को वहाँ पे बना दिया गया था, जैसे कि फ्रांस दोबारा एक्सपेंशन ना कर पाए, मतलब अपने बाउंड्रीज को बढ़ा ना सके और भी ज़्यादा कंट्रीज़ को डिफीट ना कर सकते। जैसे उसे बाहर निकलना है तो उसके चारों ओर प्रैब के जो सेना थे, प्रैब के जो कमांडर थे, उन सब ने मिल के उसको पूरा क्या करिए, पूरा उसको बंद कर दिया, बाउंड्रीज पे जाके वो अपने स्टेट को सेटअप कर दिया, जिसके कारण वो आगे जाके एक्सपेंशन ना कर सके फ्यूचर में। The kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north and Genova was added to the Piedmont in the south। बताया जा रहा है जो हमारे नेदरलैंड किंगडम था जिसमें हमारा बेल्जियम भी आता है, उसको नॉर्थ में सेटअप कर दिया गया और जिनेवा को पिडमॉन्ट में ऐड करके साउथ में कर दिया गया। साउथ में जिनेवा साउथ में था लेकिन उसको पिडमॉन्ट में ऐड कर दिया गया। पिडमॉन्ट वहाँ का एक कंट्री है, उसमें ऐड कर दिया गया था। Prussia was given important new territory on its western frontier, while Austria was given control of northern Italy। so बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रशिया को वही नया कंट्री दे दिया गया था, प्रशिया, क्योंकि प्रशिया भी पार्ट था उस वॉर का, तो इसलिए उसको कंट्री दे दिया गया था। ऑन वेस्टर्न वेस्ट साइड में उसको कंट्री दे दिया गया था, एक नया टेरिटरी दे दिया गया था प्रशिया को। और वो कौन सा अभी आगे पढ़ेंगे, देखिए सैक्सोनी नाम है उस कंट्री का, वो दे दिया गया था प्रशिया को। और ऑस्ट्रिया को जो है नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया था। ऑस्ट्रिया को नॉर्थ में जो इटली था, नॉर्दर्न इटली, उसको पूरा ऑस्ट्रिया को दे, क्योंकि ऑस्ट्रिया भी था प्रैब, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया था। बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैज बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। ये पॉइंट आता है कि सारे चीज़ों को अंडो कर दिया गया था, लेकिन एक चीज़ था जिसको प्रैब ने अंडो नहीं किया, ये है हमारा जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, इसको अंडो नहीं किया गया था। ओके, इसको वैसे के वैसे छोड़ दिया गया था। इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल प्रशिया वॉज गिवन अ पोर्शन सेक्सोनी। बताया दिया जो है ईस्ट में रशिया को पोलैंड का पार्ट दे दिया गया था रशिया को, और प्रशिया को सेक्सोनी का पार्ट दे दिया गया था। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज that has been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe। मतलब कि इसके ये सब जिन्होंने ये सब किया प्रैब के लोग, अब इसका क्या मेन ऑब्जेक्ट था, किस लिए किया? मेन ऑब्जेक्ट ये था, इंटेंशन था कि जो भी हमारा मोनार्कीज है जिसको नेपोलियन के द्वारा हटा दिया गया था मोनार्कीज को, उसको फिर से वापस ला देना और कंजर्वेटिव्स के ऑर्डर को वहाँ पे इस्टेब्लिश करना। कंजर्वेटिव का राज वहाँ पे चलने वाला है। अब देखिए कंजर्वेटिव का राज चला, नेपोलियन फिर कंजर्वेटिव आ गया। अब यहाँ पे आता है ये सब जो हमारा था ट्रीटी ऑफ वियना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी पॉइंट है ना, हर एक पॉइंट को आप
कॉपी में लिखिए, ये आपका होमवर्क, हर एक पॉइंट्स को कॉपी में लिखिए और उसको याद कीजिए। ऐसे एग्जाम में आता है 5 मार्क्स में टोटल आता है, इलेबोरेट द ट्रीटी ऑफ वियना, ऐसे आएगा 5 मार्क्स में। क्वेश्चन तो छोटा है लेकिन आंसर उसका 1 पेज तक जा सकता है। सो बी टेक केयर फॉर दैट। कंजर्वेटिव रिजिम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। कंजर्वेटिव का जो रिजिम था, उसका जो मेन आइडिया था, उसको 1850 में सेटअप किया गया था, जो हमारे ऑटोक्रेटिक थे। ऑटोक्रेटिक का जो आइडिया था वही कंजर्वेटिव का आइडिया, मैंने आपको बताया ना, जो ऑटोक्रेसी को चाहते थे तो वही जो कंजर्वेटिव का आइडिया वो ऑटोक्रेटिक का आइडिया। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है कंजर्वेटिव क्या क्या चाहते थे। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड साउथ टू कर्व एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। वो किसी के विरोध को टॉलरेट नहीं करते थे। मतलब जब कोई विरोध करता था कंजर्वेटिव के खिलाफ या कोई विरोध करता था तो उसको सह नहीं पाते थे, तो उसके खिलाफ कुछ एक्शन लेते, जैसे कुछ गलत काम कर्व एक्टिविटी, मतलब कुछ गलत चीज़ें करते थे, मतलब उसको मार देते थे, कुछ भी अलग टाइप का कुछ भी पनिशमेंट देते थे, जो भी उनके ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट पे क्वेश्चन करता था कि क्यों है। तो जब भी जो भी उनके ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट पे क्वेश्चन करता था, सॉरी, ओह माय गॉड, वेट फॉर अ व्हाइल, या ये मैंने आपको बताया, जो क्वेश्चन करता था उन सबको वो कुछ कर्व एक्टिविटीज, मतलब कि कुछ गलत काम उनके साथ करता था। मोस्ट ऑफ देम imposed censorship laws to control what was said in newspaper, books, plays and songs, and reflected the idea of liberty and freedom associated with the French Revolution. जो भी मोस्ट ऑफ द इम्पोज सेंसरशिप लॉज, मतलब कि जो भी कंजर्वेटिव के खिलाफ जो न्यूज़पेपर में कुछ कंजर्वेटिव के खिलाफ लिखता था, प्लेज में, बुक में, प्लेज में, उन सब को पनिशमेंट किया जाता था। और जो हमारा आइडिया था लाइबर्टी ऑफ फ्रीडम का, जो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आया था, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब को हटा दिया गया था। मतलब अब उसको कोई भी फ्रीडम नहीं है। सेंसरशिप करने का, सेंसरशिप मतलब क्या होता है, अपने पॉइंट्स को, अपनी थीम्स को न्यूज़पेपर में पब्लिश करना। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनथलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल। अब ये जो कर रहे थे हमारे कंजर्वेटिव लोग, जो ये सब गलत काम कर रहे थे, अब इनके कारण देखिए, अब आप सोच रहे हैं कंजर्वेटिव का क्या रोल है नेशनलिज्म को बनाने के लिए, तो खुद ही नेशनलिज्म के अगेंस्ट है। यही रोल है मेन, जो आप देखने आप पॉइंट ना, द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनथलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल। तो हमारा रिवॉल्यूशन में हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हमारा हुआ था उस समय, उसी रिवॉल्यूशन ने लिबरल्स को इंस्पायर करने लगा। वही जो हमारा हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बैस्टिल अटैक हुआ था, उन्हीं के कारण उनके अंदर और इंस्पिरेशन आने लगा, जागरूकता होने लगी। और यहाँ पे कंजर्वेटिव बहुत गलत चीज़ कर रहे थे उनके साथ, हमारे कॉमन पीपल का, मिडिल क्लास के साथ, तो इसलिए उनके अंदर और इंस्पिरेशन आने लगा। ये लोग सोच रहे थे, कंजर्वेटिव सोच रहे थे कि इनके इंस्पिरेशन को डाउन करने के लिए, बट इसके कारण और उनके अंदर इंस्पिरेशन आ रहा था। किस कारण से आ रहा था, ये हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण। उन्होंने जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में सोचा तो और उनके अंदर इंस्पिरेशन आने लगा। वन ऑफ द मेजर इशू टेकन बाय लिबरल नेशनलिज्म हु क्रिटिसाइज्ड द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। हमारा मेन इशू लिया गया था लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा कि जो है ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेन था हमारा फ्रीडम ऑफ प्रेस, हमारा प्रेस का फ्रीडम नहीं मिल रहा था, ये हमारा सेंसरशिप लगा दिया गया था। इन सब के कारण और कंजर्वेटिव जो कर रहे थे सब चीज़, इन सब के कारण और लोगों में गुस्सा आने लगा, भरने लगा, और इसी कारण लिबरल नेशनलिस्ट ने एक नया फॉर्म को बनाया जिसका नाम है हमारा द रिवोल्यूशनरीज। ओके, सो फॉर दैट आपको, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। द रिवोल्यूशनरी हमारा लास्ट स्लाइड है इस चैप्टर का। ओके, एंड इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, एंड देन उसके बाद हमारा चैप्टर आता है द एज ऑफ रिवोल्यूशन, वो मैं आपको थर्ड पार्ट में बताऊंगा, फोर्थ वीडियो में। द रिवोल्यूशनरीज कौन कौन थे? ड्यूरिंग द ईयर following 1815, the fear of the repression drove many liberal nationalists underground। बताया जा रहा है कि जो हमारा 1815 के जो टाइम था उस समय, 1815 के दौरान जो रिप्रेशन का जो डर था उस समय, जो कंजर्वेटिव रिप्रेशन में कौन था, कंजर्वेटिव का जो डर था, वो सोच रहे थे, कंजर्वेटिव सोच रहे थे कि जो ये उनको और डाउन कर देंगे लिबरल नेशनलिस्ट को। लेकिन उसके कारण ये इनके डर ने
इनको ज़मीन से खींच लिया ऊपर की ओर, मतलब कि ड्रॉ मतलब खींचना, मतलब कि इनको और ऊपर की ओर ला दिया, मतलब और उनके अंदर इंस्पिरेशन आ गया। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडिया। सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गई, मतलब कि बहुत सारी सोसाइटीज़ को बनाया गया था ये सब करने के लिए कि जो यूरोपियन अलग अलग यूरोपियन स्टेट में सीक्रेट सोसाइटी बनाई। क्यों बनाई सीक्रेट सोसाइटीज़? क्योंकि उस समय किसी को फ्रीडम नहीं था ग्रुप में रहने का। ओके, क्योंकि ग्रुप में रहेंगे तो कुछ अगेंस्ट बोलेंगे कंजर्वेटिव, इसलिए कंजर्वेटिव ने ये लगा दिया था कि कोई ग्रुप में नहीं रह सकता, इसलिए सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गई यूरोप में। और किस लिए बनाई गई? चाहे ताकि वो रिवोल्यूशनरीज को ट्रेन कर सकें किस आइडियाज़ को फैलाने के लिए, आइडियाज़ को कैसे कंटेन करने के लिए। टू बी रिवोल्यूशनरी at this time meant a commitment to oppose the monarchical form that had been established after the Vienna Congress and to fight for the liberty and freedom। बताया जा रहा है कि जो हमारा रिवोल्यूशनरी होने के कारण उन्होंने क्या कमिटमेंट किया कि ये किया कि जो है वो मोनार्कियल फॉर्म के गवर्नमेंट को अपोज करेंगे दैट हैड बीन इस्टेब्लिश्ड, जो हमारा वियना के बाद आ गया था, वियना कांग्रेस के बाद जो आया था ना, वियना कांग्रेस में ये तो हुआ था कि जो मोनार्कियल को फिर से ला दिया गया, तो वही सोचा कि उसको अपोज करेंगे, कंजर्वेटिव को अपोज करेंगे और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करेंगे। Most of the revolutionaries also saw the creation of the nation state as a necessary part of the struggle and freedom। अधिकतर हमारे रिवोल्यूशनरीज ने चाहते थे कि अधिकतर हमारे रिवोल्यूशनरीज चाहने लगे कि जो है नेशन स्टेट्स आए और उसके लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल करना चाहा कि जो है हमारा नेशन स्टेट आ सके। वन सच इंडिविजुअल वॉज द इटालियन रिवोल्यूशनरी गिउसेप्पे मजीनी। ये एक हमारे रिवोल्यूशनरी थे, इटली से बिलोंग करते थे, उनका नाम था गिउसेप्पे मजीनी। ये आता है क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फेमस पर्सनैलिटीज। गिउसेप्पे मजीनी आता था, गिउसेप्पे गैरिबाल्डी आता था, ड्यूक मेटरनिक, ये सब आता है हमारे एग्जाम में, ऐसे ऐसे पॉइंट्स आते हैं और हर का 2-2 मार्क्स होता है। गिउसेप्पे मजीनी पे लिखोगे तो 2 मार्क्स, गिउसेप्पे गैरिबाल्डी पे लिखोगे 2 मार्क्स, ड्यूक मेटरनिक पे लिखोगे 2 मार्क्स, ऐसे आता है। उनके बारे में लिखना है, ये देखिए यहाँ पे है। Born in Genoa in 1807, he became a member of the secret society of the Carbonari। As a young man of the 24, he was sent to exile in 1831 for attempting a revolutionary in Liguria। ये बताया जा रहा है कि जो है इनका जन्म हुआ था 1897 में हुआ था जिनोवा में, जो हमारा इटली में है। और ये पहले हमारे सीक्रेट सोसाइटी, उन्होंने सबसे पहले सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया था, जो हमारा कार्बोनरी में सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई, उसको इन्होंने ज्वाइन किया एज द यंग ऑफ। वो 24 साल के थे, उनको वो जेल चले गए था। क्यों जेल गए थे? किसी कारण के कारण वो जेल गए। एग्जाइल मतलब कि उनको जेल में भेज दिया गया था। क्यों जेल में गया था? क्योंकि वो लाइजीरिया में रिवोल्यूशन को अटेम्प्ट कर रहे थे, इसलिए वहाँ के कंजर्वेटिव ने इनको जेल में डाल दिया था, क्योंकि वो लाइजीरिया में रिवोल्यूशन को कर रहे थे इन 1831 में। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more underground society, first young Italy in Marseille and then young Europe in Berne। इन्होंने 2 सोसाइटीज़ बनाए अंडरग्राउंड सोसाइटी। पहला हमारा यंग इटली इन मार्सेल, ये क्वेश्चन आता है, यंग इटली इन बर्ने, हुज मेंबर वर लाइक माइंडेड, लाइक माइंड कहाँ गया, लाइक हुज मेंबर कहाँ गया, हाँ यहाँ पे, हुज मेंबर वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट। बताया जा रहा है कि वहाँ के उसके जो मेंबर थे हमारे यंग यूरोप में बरने में था, जो हमारे यंग यूरोप बरने में था उसके जो, और ये यंग इटली इन मार्सेल, इनमें जो मेंबर थे कौन कौन थे? वो पोलैंड से थे, फ्रांस, इटली, जर्मन स्टेट से बिलोंग करते थे और यंग मैन थे, मतलब कि जो माइंडेड लोग हैं, दिमागदार लोग। मजीनी क्या क्या बिलीव करते थे, ये लाइन आप इसमें कुछ है ना, इस लाइन में आपको रीड कर देता हूँ। मजीनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। ये हमारा पहला पॉइंट है, जो मजीनी बिलीव करते थे कि जो है भगवान ने ये जो नेशंस को बनाया है, जो नेशन को बनाया किस लिए बनाया है? ताकि लोग इकट्ठा रह सके, यूनाइटी में रह सके, नेचुरल यूनाइटी रहे लोगों के अंदर। मैनकाइंड मतलब इंसानियत में, ह्यूमैनिटी में हमारा नेचुरल यूनाइटी रहे, यही इसीलिए मजीनी ये बिलीव करते थे। पहला पॉइंट आ सकता है, व्हाट इज द बिलीवेशन ऑफ द मजीनी, वो क्या चाहते थे, व्हाट इज द डिजायर ऑफ द मजीनी, हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू द पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम। सो जिसके कारण जब हमारे सारे
ह्यूमन मैनकाइंड इकट्ठा हो जाएंगे तो हमारा इटली जो रहेगा वो हमारा अलग अलग स्टेट बने रहेगा ही नहीं। जब सब इकट्ठा हो जाएंगे तो हमारा पूरा बड़ा स्टेट बन जाएगा इटली, तो अलग अलग किंगडम्स नहीं रहेंगे। It had to forge into a single unified republic within a wider alliance of nations, or this unification alone could be the basis of the Italian liberty. For following his model, secret society was set up in Germany, France, Switzerland and Poland. बताया जा रहा है कि जो है इस सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक के होने के कारण इससे क्या होगा, लोगों में एक एकता बनेगी, एक रिलेशनशिप आएगा लोगों के अंदर, बहुत चौड़ा रिलेशनशिप हो जाएगा, वो वाइडर। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लाइबर्टी, और इस यूनिफिकेशन के कारण हमारा इटालियन में लाइबर्टी भी आ जाएगी, लाइबर्टी की मतलब फ्रीडम की भावना भी आ जाएगी। फॉलोइंग हिज मॉडल मतलब कि, और ये सीक्रेट सोसाइटी फिर हमारा जर्मनी, फ्रांस, इन सब जगहों पे भी सेटअप करने शुरू हो गया, सेटअप करना। मजीनी का जो हमारा रिलेंटलेस था अपोजिशन टू मोनार्की, मतलब कि मजीनी का मजीनी का जो हमारी सोच थी कि जो है मोनार्की को अपोज करना है, और उनकी जो विज़न था कि जो है कंजर्वेटिव के खिलाफ आवाज़ उठाना है, इन सब के कारण मेटरनिक ने एक स्टेटमेंट कहा। मेटरनिक कौन था, बस आप मुझे बता दीजिएगा मेटरनिक कौन था और क्या था, ऑस्ट्रिया का कुछ था ना, बता दीजिएगा कमेंट में। अब उसने एक स्टेटमेंट कहा, मटेरियन डिस्क्राइब हिज एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मेटरनिक ने ये जो हमारे यहाँ रिवोल्यूशनरीज को क्या कहा, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। क्यों कहा, क्योंकि वो मेटरनिक खुद ही हमारे जो कंजर्वेटिव थे, सो फॉर दैट उन्होंने कहा कि जो बहुत बहुत सोशल ऑर्डर के लिए हमारा बहुत बड़ा एनिमी है, बहुत खतरनाक एनिमी है। सो आई होप आपको ये पूरा पार्ट समझ में आ गया। हाँ, ये पार्ट लंबा भी हो सकता है, लंबा है भी, बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो फॉर दैट थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।